मुद्दे पर हम चुनावी विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण में हमारे साथ बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रणवीर पटेरिया जी भी जुड़ रहे हैं। रणवीर पटेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय जय श्री राम। रणवीर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है पंचायत चुनाव में उन्हीं के प्रत्याशी सबसे अधिक जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन इस बार जनता ने जो संकेत दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार का मुख्य कारण और मुख्य वजह हार की आप क्या मानते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, आपका संगठन भी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है, आप भी वहाँ आते जाते रहते हैं, तो आप क्या वजह मानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता क्यों विरोध में रही? ये वास्तव में ये बड़ा ही चिंता का विषय है। आज भारत देश में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं बीजेपी की हार हो रही है, और उत्तर प्रदेश में तो मैंने भी सुना है कि जब भी वहाँ पर जिसकी सरकार होती है और ये जो चुनाव होते हैं लोकल के, इसमें उनका दबदबा हमेशा रहता है। लेकिन अभी मैंने वर्तमान में देखा कि अयोध्या में भी बीजेपी हार गई, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे बीजेपी को सीखने की ज़रूरत है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी उन तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ इन्हें पहुँचना चाहिए। बीजेपी का जो ये अभी चुनाव की समय मैंने देखा है, जो पश्चिम बंगाल कोरोना के समय चुनाव करवाना, और कोरोना के समय आप देखिए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर और लॉकडाउन खोल दिया। तो कहीं ना कहीं इनका चुनाव के प्रति इतना ज़्यादा लगाव और लोगों के प्रति लगाव ना होने के कारण यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अब बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से, क्योंकि हम लोग सब हिंदुत्व वाले काम करने वाले हैं, तो हम लोग तो हमेशा से बीजेपी को ही सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की हार होना ये दिखलाता है कि हम कहीं ना कहीं कोई चूक कर रहे हैं, क्योंकि दमोह में भी उपचुनाव हुआ, यहाँ पर भी हार हुई, पश्चिम बंगाल में भी हार हुई, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग सीटों पर ये बहुत बुरी हार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा कि आप इसका विश्लेषण करें और आगे की रणनीति तैयार करें और लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारी मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम योजनाएं निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ज़मीनी स्तर पर आपका कहना है कि योजनाएं उतने अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रही। रणवीर जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मोदी जी का जो संसदीय इलाका है वाराणसी, वहाँ 40 जिला पंचायत सीटों में से 15 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं जो समाजवादी पार्टी से समर्थित थे। 8 निर्दलीय और 7 बीजेपी जीती है, 5 बीएसपी और कांग्रेस जीती हैं। अयोध्या में भी इसी तरह से 40 जिला पंचायत सीटों में 21 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते और सिर्फ 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत पाए हैं। ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ी मात्रा में वोट मिलता रहा है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी आगे रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी आगे रही। तो अगर इन पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल मान लें, अगर 2022 के विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं अगर उनको सेमीफाइनल मान लें, उन चुनावों का सेमीफाइनल इन पंचायत चुनाव को मान लें, तो जनता क्या संकेत दे रही है कि अगले जो विधानसभा चुनाव उनमें अखिलेश वर्सेस योगी देखने को मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उससे लगता है कि ये चुनाव बीजेपी और सपा के बीच में ही होने वाला है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से आग्रह करता हूँ कि जो युवाओं को रोज़गार की बात कही थी, 4 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी माननीय अमित शाह जी ने, तो वो रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, इस महंगाई का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। जो वोट बैंक कमा है, ये कहीं ना कहीं महंगाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज तेल, जो खाने वाला तेल है, वो 180 रुपये लीटर हो गया है। जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर है, सब का बहुत दाम महंगे हो गए हैं। और जो हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गाड़ियों का, तो उसकी फ़ीस भी 4 गुना बढ़ा दी गई है। अगर आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो अगर पहले 300 रुपये का लाइसेंस बनता था, वो आज
4,000 रुपये में बन रहा है, 10 गुना बढ़ा दिया गया है। तो ये महंगाई ही बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं माननीय मोदी जी से, योगी जी से आग्रह करता हूं कि महंगाई को कम करें, कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो सरकार बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रवि जी, कोरोना वायरस को लेकर जनता बहुत परेशान है और वो भी एक वजह हो सकती है कि सरकार की जो नीतियां रहीं वो जनता तक, धरातल में जनता तक नहीं पहुंच पाई या गरीबों तक नहीं पहुंच पाई हो। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जब आप देख रहे थे पूरे देश में प्रतिदिन 2 लाख 3 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, उस समय ये लोग पश्चिम बंगाल में 2-2 3-3 लाख लोगों की रैलियां कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस हुआ है कि इन्हें देश से ज़्यादा चुनाव की चिंता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार 15-20 दिन से लगातार लाइव और ट्वीट के माध्यम से बोल रहा था कि आप चुनाव छोड़कर आप जनता की सेवा में आ जाइए, लेकिन वो नहीं माने और उसका परिणाम आपने देख लिया। बिल्कुल आपने सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी आग्रह सरकारों से किया है, हमने भी देखा है। आपका संगठन ज़मीनी स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। वास्तव में आज के जो पत्रकार भाई हैं लगातार एकदम कोरोना की नेगेटिव खबरें दिखा रहे हैं और आपने एक पॉजिटिव खबर दिखाई। मैं यही चाहता हूं कि जितने भी पत्रकार भाई हैं सभी लोगों को पॉजिटिव खबरें दिखाना चाहिए और लोगों को जो जहां लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह करना चाहिए। रणवीर जी, आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, पूरे देश में बहुत तेज़ी से महामारी फैल रही है और पूरा विश्व परेशान है। देश की जनता को आपका संगठन पूरे देश के लिए काम कर रहा है। देश की जनता को, जो आपके समर्थक हैं, हिंदू हैं या जो लोग, देश की जनता जो परेशान है, आप अपने संगठन के लोगों को क्या संदेश मेरे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? भारत देश के लोगों को और अपने संगठन के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग इस कोरोना काल में, संकट के समय में लोगों की मदद करें। और साथ ही साथ मैं देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन आपको लगाना ही है तो पूर्णतः लॉकडाउन लगाइए। जैसे संपूर्ण लॉकडाउन, जिस तरीके से हमने 2020 में लॉकडाउन लगाया था, अगर उस तरीके का लॉकडाउन लगेगा तभी फर्क पड़ेगा, वरना जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे सालों लॉकडाउन लगाए रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे। व्यापारी बहुत परेशान हैं, ठेलिया वाले, रिक्शा वाले, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान है इस लॉकडाउन से। अगर 1 महीने का या 15 दिन का लॉकडाउन, पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो उससे हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। तो मैं यही आग्रह करूंगा और अपने देश के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें और लोगों की मदद जरूर करते रहें, क्योंकि ये हम संकट का समय है। अगर आप लोग सक्षम हैं और अगर आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए सभी लोग मदद करें। बजरंग सेना पूरे देश में लोगों के लिए भोजन की सामग्री, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण कर रही है। मैं चाहूँगा आप लोग भी इसमें सहयोग करें सभी लोग। और जहाँ जहाँ ये कार्य चल रहा है, अगर आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उन भाइयों का सहयोग करें जिससे उनका मनोबल बढ़े और ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देश की जनता को हमारा भी यही संदेश है, हमारा भी यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके क्षेत्र में वैक्सीन लगने लगी है तो वैक्सीन आप ज़रूर लगवाइए, अफवाहों से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए।